नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं और आज के अपने इस वीडियो में हम यूपीपीएससी वीईओ प्री 2022 के लिए मॉड्यूल 4 को आपके सामने लेकर आए हैं, वो भी हिंदी मीडियम में। ठीक है, अभी तक जितने भी वीडियोस इससे संबंधित आ चुके हैं प्लीज उन्हें जाकर देख लीजिए। जिस भी भाषा में आप जो है सहज महसूस करते हैं उसमें आप देख सकते हैं। दोनों में सेम एज इट इज आपका जो है टॉपिक और सब्जेक्ट को चूज किया गया है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। आप जाके किसी भी लैंग्वेज में इसको देख सकते हैं। शुरू करें आज का टॉपिक। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, रिमाइंड करा देना चाहती हूँ, यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम के फ्री ग्रुप को आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। एज यूजुअली हमारे वीडियोस फ्री हैं और फ्री ही रहेंगे ताकि आपकी तैयारी में कोई भी किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो सके। आइए देखते हैं। देखिए, आज हम सरकारी योजनाओं से शुरू करेंगे इस मॉड्यूल को। तो देखेंगे कौन कौन सी सरकारी योजनाएं और किस किस वर्ष में ये आई हैं और किस मंत्रालय के द्वारा इनको जारी किया गया और इनके पीछे का उद्देश्य क्या है, हमें वो समझना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, प्रश्न जब आता है तो आपको हो सकता है मैच द फॉलोइंग ऐसे दे दिया जाए, यहाँ पर कुछ योजनाएं लिख दी जाए, उनसे संबंधित यहाँ उद्देश्य लिख दिया जाए, उनकी यहाँ पर जो है वो कह सकते हैं कि किस मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं वो पूछ लिया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा इनको पढ़ते हुए इन बिंदुओं को। सरकारी योजनाएं, योजना का नाम क्या है? अटल भाषांतर योजना, जो दिसंबर 2018 में ये प्रारंभ हुई थी योजना। उसका मंत्रालय क्या था? विदेश मंत्रालय के अंतर्गत इसको यहाँ पर लाया गया था। ठीक है, उसके बाद उद्देश्य देखेंगे कि इसके तहत जितने भी प्रत्येक चयनित उम्मीदवारों को विदेश में प्रतिष्ठित भाषा स्कूलों में सरकारी खर्चे पर विदेशी भाषा में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उद्देश्य को ध्यान रखिएगा। संबंधित क्षेत्र किससे? संबंधित क्षेत्र से बात करिए योजना भाषा प्रशिक्षण से। ठीक है, चलिए देखिए अब इसके अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इसमें क्या क्या मिल सकती है। इस योजना के लिए देखेंगे कि आप रूसी, जापानी, यहाँ पर फ्रांसीसी, इस योजना के तहत अरबी, स्पेनिश से हिंदी भाषा में अनुवाद हेतु भाषा विशेषज्ञ दुभाषियों के एक समूह को तैयार किया जाएगा, एक ग्रुप रेडी किया जाएगा जो कि आपका हिंदी में अनुवाद करेंगे इन सब भाषाओं का। ठीक है, देखिए दूसरी योजना क्या है अब आपके सामने? संपन्न योजना। तो संपन्न का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? द सिस्टम फॉर अथॉरिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। तो यहाँ पर किसी पेंशन से संबंधित बात की जा रही है इसका मतलब। ठीक है, किस मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाएगा? दूरसंचार मंत्रालय। ये योजना कब आई थी? 2018 29 दिसंबर को। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाया गया था इस योजना को। दूरसंचार विभाग के पेंशनरों से संबंधित इसका क्षेत्र है। और इसकी जानकारी क्या मिलती है कि इस योजना से दूरसंचार विभाग के पेंशनरों को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे पेंशन को बांटने में इजी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम अगला देखते हैं। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना 2018 21 मार्च को योजना आई थी। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है योजना? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। यहाँ पर स्वास्थ्य संरक्षण की बात की जा रही है ना। ठीक है, ये योजना के तहत आप देखेंगे 10.74 करोड़ करोड़ ग्रामीण एवं शहरी परिवारों को, लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों को, यानी कि भारत की जो 40% आबादी है ना, उसको द्वितीय और तृतीय स्तरीय चिकित्सा हेतु 5 लाख रुपए वार्षिक तक का स्वास्थ्य बीमा इसमें प्रदान किया जाएगा। तो ये आंकड़े जो दिए ना, इनको याद रखिएगा क्योंकि यही स्टेटमेंट बन जाएंगे आपके। ठीक है, इस योजना के तहत आप देखेंगे ऐसे सभी परिवार जो कि एससी और एसटी के हों या जिनके परिवार में कोई 16 से 59 वर्ष की आयु का पुरुष सदस्य ना हो, या सभी सदस्य दिव्यांग हो, या वह परिवार भूमिहीन हो, या वह मैला ढोने का कार्य करता हो, या बंधुआ मजदूरी से मुक्त हुआ हो, आदि योजनाओं के पात्र होते हैं। यह योजना सभी सूचीबद्ध, आप देखेंगे सभी सूचीबद्ध जो सरकारी निजी अस्पतालों में प्रभावी रहेगा। 15 अक्टूबर 2019 तक आयुष्मान भारत योजना के 50 लाख से अधिक लोगों को इसमें मुफ्त इलाज मिला है, इलाज का लाभ मिला है। और ये विश्व का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। क्लियर है? आइए अगला क्या है? गंगा ग्राम योजना। इसमें देखते हैं कब हुई थी इसका योजना कब लाई गई थी? 2017 में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन किया गया था। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। स्वच्छता मंत्रालय की बात कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? देखिए, हर योजना के पीछे उसका कोई उद्देश्य होता है ना। तो इसका उद्देश्य गंगा नदी के तट पर स्थित गाँवों में
संपूर्णता स्वच्छता का अनुपालन करना है, यानी कि गांव की स्वच्छता इसका मेन थीम है। तो ये नमामि गंगे जो परियोजना है ना, उसके अंतर्गत आती है। नमामि गंगे यदि आपको नहीं पता है तो जाके देखिएगा और इसे याद करिएगा। नमामि मतलब समझिएगा नमामि गंगे क्या है। देखेंगे स्वच्छ भारत मिशन के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। इस परियोजना के तहत गंगा के किनारे स्थित 4470 गांव का स्वच्छता आधारित एकीकृत विकास किया जाएगा, ऐसा उस समय बोला गया था, जिसमें 1674 ग्राम पंचायतों में शौचालय के निर्माण के लिए 829 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। देखिए समर्थ योजना क्या है, 2017 में योजना आई थी। वस्त्र मंत्रालय द्वारा 23 दिसंबर 2018 को समर्थ योजना के दिशा निर्देशों को इसमें जारी किया गया है। इसके तहत आप देखेंगे कि 10 लाख लोगों को कपड़ा क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे वे आजीविका के बेहतर विकल्प प्राप्त कर सके। तो मतलब वस्त्र क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण की बात कर रहा है, राइट। अब इस योजना में अन्य जानकारी देखें तो कुछ इतना इसमें व्यय किया जाएगा। और अगस्त 2019 में बोला गया कि केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने समर्थ योजना के तहत 16 राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं, जिससे 4 लाख लोगों को कौशल प्रदान किया जा सकेगा इसके द्वारा। क्लियर है। आइए, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का पुनर्गठन कब हुआ था? 10 नवंबर 2017 को। ठीक है, ये भी पेयजल स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण यानी कि पूरे ग्रामीण जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। 2020 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है और इसमें इतने करोड़ रुपए आप देखते हैं कि इसको स्वीकृति मिली है इस योजना के लिए। संकल्प और स्ट्राइव योजना क्या है? देखिए यहाँ पर 11 अक्टूबर 2017 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा इसको स्वीकृति मिली है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय विश्व बैंक द्वारा समर्थित, आप देखेंगे इस मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। संकल्प का उद्देश्य क्या है समझिएगा, नाम क्या है? संकल्प और स्ट्राइव योजना। महिलाओं और पिछड़े समुदाय का विकास करना और मुख्य धारा से जोड़ने का इनका उद्देश्य है। स्ट्राइव में देखेंगे इस योजना में आईआईटी के कार्य निष्पादन में संपूर्ण सुधार को प्रोत्साहित करना है, जिससे आप देखेंगे इसमें एसएमई, ठीक है, एसएमई और व्यावसायिक संगठनों तथा औद्योगिक समूह को शामिल करके इसमें अप्रेंटिसशिप आप देखेंगे इसमें शामिल है। क्लियर है। तो आप देखते हैं संकल्प में और क्या चीजें जानकारी मिलती है? आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अभिग्रहण और ज्ञान जागरूकता। देखिए स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन। ठीक है, ये रहा इसका फुल फॉर्म। स्ट्राइव देखेंगे इसमें स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट, यानी कि औद्योगिक मूल संवर्धन हेतु कौशल सशक्तिकरण। ठीक है, यहाँ पर जो इसका उद्देश्य है ना, इसकी डेट है और इसको कौन जारी कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यही चीज स्टेटमेंट बन के हो सकता है आपसे पूछे संकल्प और स्ट्राइव योजना के बारे में निम्नलिखित कथन दिए गए और इनको स्टेटमेंट बना दिया जाए तो आपको एग्जैक्टली पता होगा, तब आप उसमें से सही उत्तर चूज कर पाएंगे, राइट। आइए देखिए नेक्स्ट क्या है, दीनदयाल स्पर्श योजना। आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 नवंबर 2017 को जब तत्कालीन दूरसंचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मनोज सिन्हा के द्वारा इसको लाया गया था उस वक्त। ठीक है, देखिए डाक विभाग संचार मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि को बढ़ाने और इस क्षेत्र में शोध कार्यों को प्रोत्साहित करना था। देखिए हम जैसा समझते हैं डाक टिकटों की अब जो वैल्यू है उतनी नहीं है कंपैरेटिवली, इतना सब आप देख रहे हैं कि करंट में हम मोबाइल हो गया इन सब से संबंधित काफ़ी हमारा जो है वो बातों का आदान प्रदान होता है, तो डाक टिकट और इन सब का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस कंपैरेटिवली कम हो गया। तो उसमें अभिरुचि को और बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में जो है रिसर्च का कार्य किया गया, उसको प्रोत्साहन दिया गया। तो देखेंगे स्पर्श का पूर्णतः जो फुल फॉर्म है वो क्या है दीनदयाल स्पर्श योजना में, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी। ठीक है, इसके अंतर्गत पूरे भारत में, ध्यान रखिएगा हो सकता है यहाँ पर कुछ क्षेत्र दे दिए जाए भारत के, ऐसा स्टेटमेंट बदल के, तो पूरे भारत में कक्षा 6 से 9 तक के विद्यार्थियों को 920 छात्रवृत्तियों यानी कि 520 रुपए माफी चाहती हूँ 520 रुपए प्रति माह हर वर्ष प्रदान किया जाएगा, एवरी ईयर उनको दिया जाएगा, राइट। साथी पहल क्या है इसमें, साथी का फुल फॉर्म पहले देखिए, सस्टेनेबल एंड एक्लेरेटेड अडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज। देखिए 24 अक्टूबर 2017 को ये योजना लाई गई कपड़ा मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय की संयुक्त पहल से। इस पहल के माध्यम से विद्युत मंत्रालय के अधीन ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड यानी कि EESL द्वारा थोक मात्रा में ऊर्जा दक्ष पावर लूम मशीनें खरीदकर उन्हें लघु और मध्यम पावर लूम इकाइयों को बिना किसी अग्रिम लागत के प्रदान किया जाएगा। और आप देखते हैं कि पावर लूम धारकों द्वारा इसे 4 से 5 वर्षों में
किस्तों में इन मशीनों का पुनर्भुगतान EESL को किया जाएगा। क्लियर है। अब संपूर्ण बीमा ग्राम योजना की बात की जाए तो देखेंगे ये 13 अक्टूबर 2017 को आई थी। ठीक है, दूरसंचार मंत्रालय के द्वारा। देखिए इसमें मैं आपको लाइन टू लाइन बताने का क्यों प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप इसमें कोई भी चीज स्किप करेंगे तो हो सकता है प्रश्न में वही चीज पूछी जाए, कुछ भी हो सकता है पेपर में, तो है ना। तो इसका उद्देश्य क्या है कि योजना के तहत प्रत्येक जिले से कम एक गाँव जिसमें न्यूनतम 100 परिवार हो, राइट, उसको चिन्हित किया जाएगा और गांव के सभी परिवारों को कम से कम एक ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी उनको उससे आच्छादित किया जाएगा, उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो ग्रामीण डाक जीवन बीमा से संबंधित है और इस योजना के अंतर्गत सभी सांसद आदर्श गांव को भी लाया जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौभाग्य योजना क्या है? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, देखेंगे सौभाग्य योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य है देश के हर गांव में, हर शहर में, हर घर में बिजली प्रदान करना। इसके नाम से जैसा स्पष्ट हो रहा है 2017 में लाया गया था विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घरों में विद्युतीकरण से इसका तात्पर्य है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 में लाई गई महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, महिलाओं को प्रसव, ध्यान दीजिएगा काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, महिलाओं को प्रसव और प्रसव के दौरान हुई मजदूरी हानि के लिए आंशिक मजदूरी क्षतिपूर्ति प्रदान करता है और सुरक्षित प्रसव, सुपोषण और दूध पिलाने की प्रथाओं की व्यवस्था करती है। ये योजना गर्भवती महिलाओं को और स्तनपान की फीड कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से कुपोषण के प्रभाव को कम करना है। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं से संबंधित है ये। इस योजना के तहत देखेंगे गर्भवती महिलाओं स्तनपान कराने वाली माताओं के ध्यान रखिएगा, प्रथम बच्चे के जन्म पर पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 5,000 रुपए नगद प्रदान किए जाएंगे। अब देखिए स्टेटमेंट कहाँ बदल सकता है, हो सकता है इसमें दूसरे बच्चे के जन्म की बात कर दी जाए, हो सकता है यहाँ पर 5,000 की जगह कोई और आंकड़ा दे दिया जाए। तो इन माइन्यूट सी चीज़ों को याद रखना और ये राशि 3 किश्तों में प्रदान की जाएगी। हो सकता है बोल दे एक बार वन टाइम में ही दे दी जाए, तो ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मेंस में लिखना हो तो इसमें डिटेल में कैसे लिखेंगे कि 3 किश्तों में प्रदान की जाएगी। जैसे 1,000 रुपये पहली किश्त गर्भवती के पंजीकरण के समय, 2,000 रुपये की दूसरी किश्त गर्भवती के 6 माह बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराने के बाद। ठीक है, 2,000 रुपये तीसरी किश्त बच्चे के जन्म के पंजीकरण होने तथा उसके टीकाकरण चक्र शुरू होने पर दी जाएगी। क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना क्या है? 2017 में इस वक्त शुरू की गई थी और वित्तीय सेवा विभाग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना को 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के, ध्यान रखिएगा उससे अधिक, 60 प्लस की बात कर रहा है, उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के पेंशन से संबंधित है बेसिकली। ये योजना आप देखेंगे प्रारंभ के 1 वर्ष के लिए प्रारंभ हुई थी, ठीक है, लेकिन बाद में आप देखेंगे परंतु वर्तमान में इसे 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आंकड़े बदल कहाँ सकते हैं? यहाँ पर योजना के संचालन का दायित्व किसको दिया गया? भारतीय जीवन बीमा निगम का है। अब देखिए योजना के संचालन की बात करें, आप वो क्या ट्विस्ट कर सकते हैं कि वित्तीय विभाग मंत्रालय के द्वारा इसका दायित्व दिया गया है। अब भाई लॉन्च उसने किया है, लेकिन इस योजना को चलाएगा कौन? आप देखेंगे उसका दायित्व किसके हाथ में? भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के हाथ में है ना। ठीक है, अब देखिए इस योजना के तहत पेंशन हेतु एक मुश्त भुगतान पर 10 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से निरंतर रिटर्न दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर चीजें बदल सकती हैं। माँ कार्यक्रम क्या है? मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन है। ये 5 अगस्त को 2016 को शुरू किया गया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की कुछ चीजें हमें खुद भी मैच करनी होती, माँ या बच्चे से संबंधित देखिए स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ही चीजें शुरू की जाती है। ज्यादातर आप देखेंगे स्तनपान के लाभ के बारे में लोगों में विशेष रूप से माताओं को जागरूक करना, स्तनपान को बढ़ावा देना। ठीक है, ये सब चीजें हैं इसमें। चलिए ये सब हमने सारी क्या पढ़ ली? योजनाएं पढ़। देखिए नया टॉपिक शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी आपसे। जैसे यहाँ खाली स्पेस है, मैं पूछती हूँ कि मान लीजिए एक प्रश्न आ गया आपके मेंस में इस प्रकार से, एक उदाहरण के तौर पर कि भारत सरकार या राज्य सरकार की महिलाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर टिप्पणी करिए। ये क्या हुआ? आपके मेंस का क्वेश्चन। अब मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, भारत सरकार या राज्य सरकार की महिलाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर टिप्पणी करिए। तो आपकी ड्यूटी क्या है? या तो आप इसको अपने घर पर एक पेपर में ये सारी जो योजनाएं हैं जो आपको पता है उनको लिखिए अपडेट करके। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि इन योजनाओं के नाम या डेट के साथ भी अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो उससे क्या होगा,
2 योजनाएं आपको याद आ रही है, हो सकता है 2 योजनाएं किसी और को आए, किसी और को 3 योजनाएं, तो ना केवल 2 योजनाएं बल्कि आप इन योजनाओं को भी जान सकेंगे। तो एक साथ पढ़ेंगे तो सबका एक साथ विकास भी होगा, है ना, तो सबको एक साथ चीज़ें पता भी चलेंगी। तो इस तरह से सबके साथ ग्रुप में इस प्रकार से आप ऑनलाइन भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप आए, हमने यूट्यूब पे वीडियो डाला, कोई चीज़ पूछी या कुछ आपको पूछनी, तो हो सकता है दूसरे का भी भला हो जाए, इससे हो सकता है आप उससे कुछ सीख ले वहाँ पर। तो इस तरह से कंबाइंड स्टडी करेंगे, एक दूसरे के साथ ग्रुप में स्टडी करेंगे ऑनलाइन, तो मज़ा भी आएगा आपको पढ़ने में और थोड़ा इंप्रूवमेंट भी दिखेगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरी ओर पढ़ते हैं, जिसमें आज हम भारत में नगरीकरण यानी कि अब नए अर्बनाइजेशन इन इंडिया हम देखने वाले हैं यहाँ पर। चलिए इसको थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, आइए देखते हैं नगरीय क्षेत्र क्या है। अर्बन एरिया 2 प्रकार के होते हैं नगरीय क्षेत्र, है ना, जिसमें हम देखेंगे कि पहला क्या है, वैधानिक नगर यानी कि स्टैट्यूटरी टाउन्स है हमारे इसमें जो दिया गया है। और इसको समझिए कि नगर पालिका कौन कौन से इसमें है। पहले देखिए नीचे क्या लिखा हुआ, नोट पढ़िए, ध्यान दीजिए। इनमें से कोई भी एक के होने पर, किसी भी एक के होने पर कोई भी अधिवास वैधानिक नगर कहलाएगा। तो वैधानिक नगर इनमें से कोई अगर एक भी होगा ना तो उसे वैधानिक नगर कहा जाएगा। जैसे नगर पालिका समिति हो गया, नगर निगम हो गया, छावनी बोर्ड हो गया, अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति हो गया। तो ये क्या है, इनमें से किसी एक के होने पर भी कोई भी अधिवास वैधानिक नगर कहा जाने लगता है। दूसरा प्रकार क्या है नगरीय क्षेत्र का, सेंसस टाउन यानी कि जनगणना नगर। अब ये किससे कैसे भिन्न है, ऐसे सभी क्षेत्रों जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसके मानदंड क्या क्या है, ये देखिए शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में भी आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसको लाइट मत लीजिएगा। वेरी शॉर्ट में आपसे ये सब पूछ लिया, भाई नगर क्या है बताइए, और उसके जो कितने प्रकार के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्बन एरियाज बताइए, तो आपको बताने पड़ेंगे। तो न्यूनतम जनसंख्या 5000 उसकी नगर, जो जनगणना नगर होगा उसका आधार क्या है, पुरुषों की मुख्य कार्यकारी जनसंख्या का कम से कम 75% गैर एग्रीकल्चर यानी कि नॉन एग्रीकल्चर कार्यों में संलग्न हो। उस क्षेत्र का जन घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। आप समझ रहे, यहीं पर देखिए इसका आंसर मिल गया। जन घनत्व मतलब यहाँ पर समझिए जहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर की बात की गई हो। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं इनकी शर्त ये है कि जनगणना नगर तब माना जाएगा जब 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं आउट ग्रोथ क्या होता है, ये टर्म का मतलब क्या है। देखेंगे आउट ग्रोथ एक ऐसी यूनिट है, उदाहरण के तौर पर हम देखें कि कोई गांव या गांव का कोई हिस्सा हो सकता है, कोई गांव, ठीक है, या उसका कोई हिस्सा जो एक वैधानिक नगर से सटा हुआ हो। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, यहाँ पर वैधानिक नगर का मतलब समझ गए थे आप कि इनमें से किसी एक का होना अनिवार्य है। अब समझिए कि कोई गांव या गांव का कोई एक हिस्सा जो कि वैधानिक नगर से, इसको हम वैधानिक नगर समझ लेते हैं, कोई वैधानिक नगर से सटा हुआ हो, जो पक्की सड़कों, बिजली, नल, जल निकास प्रणाली जैसी बुनियादी सुविधाओं जैसी शहरी सुविधाओं को संसाधित करता हो, जहां शिक्षा संस्थान, डाकघर, चिकित्सा सुविधाएं, बैंक इत्यादि उपलब्ध हो। ठीक है, आउट ग्रोथ के उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं जैसे रेडियो कॉलोनी हो गया, विश्वविद्यालय परिसर हो गया, बंदरगाह के पास के क्षेत्र हो सकते हैं जो किसी नगर या वैधानिक नगर की वैधानिक सीमाओं के तो बाहर होते हैं, लेकिन गांव या गांव की राजस्व सीमा के भीतर भी होते हैं। तो क्या हम यहाँ पर कोई उदाहरण दे सकते हैं ऐसा? उदाहरण के तौर पर अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, देखिए उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं जैसे कोई डेवलप्ड एरिया है, ठीक है, मान लीजिए कोई कैपिटल है, ठीक है, उसके आसपास थोड़े से अनडेवलप्ड एरिया है, तो यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर उससे हम समझ सकते हैं। ठीक है, नगरीय संकुलन या नगरीय समूह क्या होता है, देखिए नगरीय समूह क्या है, एक नगर और उसके संलग्न प्रशाखाओं या बाह्य विकसित प्रशाखाओं यानी कि आउट ग्रोथ की बात करें, जो 2 या 2 से अधिक परिसर भौतिक रूप से संलग्न नगरों का सतत नगरीय विस्तार होता है, यानी कि निरंतर, कॉन्टिन्यू यहाँ पर कह रहा है, सतत नगरीय विस्तार होता है। नगरीय संकुलन में कम से कम एक वैधानिक नगर का होना जरूरी होता है। तो नगरीय संकुलन में एक वैधानिक नगर मतलब समझ रहे हैं, या तो नगर पालिका समिति हो, नगर निगम हो, छावनी बोर्ड हो या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति हो, तो कोई एक वैधानिक नगर का यहाँ होना अनिवार्य होता है। इसकी कुल जनसंख्या का जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम 20,000 होनी चाहिए। तो नगरीय समूह क्या है, ये है, ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, जनसंख्या तकनीक प्लोसियन का अध्ययन है, देखेंगे क्या है, जनसंख्या प्रत्यारोपण यानी कि जनसंख्या में गिरावट, ठीक है, जनसंख्या विस्थापन यानी कि शहरी आबादी में जातीय मिश्रण, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि में तेजी होना, ठीक है, जनसंख्या का विस्फोट जनांकीय संक्रमण की दूसरी अवस्था में होता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है आपको कि यहाँ पर देखिए 2001 के अनुसार यहाँ पर कुछ डाटा दिए गए हैं 2011 के, और इसमें देखते हैं कितनी वृद्धि हुई है इससे इतने में। ठीक है, जैसे वैधानिक नगर देखेंगे 3799 थे,
2001 की जनगणना के अनुसार, फिर 2011 की जनगणना अनुसार इतने थे। तो ग्रोथ कितनी हुई देखी गई? 242 देखी गई, ठीक है। फिर जनगणना नगर की बात की जाए तो 1362 थे 2001 में, फिर 2011 में देखेंगे 3800, आप देखें 3894 हो गया। और कितनी वृद्धि देखी गई इसमें? 2532 इसमें वृद्धि देखी गई, ठीक है। कुल नगर कितने थे 2001 में? 5161, जबकि 2011 में 7935। तो देखिए किस तरह से ग्रोथ हो रहा है। यहाँ कुल नगरों की बात की जाए, समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए जब मेंस आंसर राइटिंग लिखेंगे तो देखिए नगरीकरण के कारण क्या है, बहुत से कारण हैं। इंसान रोजगार को लेके वहाँ जाता है, खुद को और डेवलप करने के लिए वहाँ पर जाता है, ठीक है। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए बाहर जाता है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें जैसे कि जहाँ वो रह रहा है उतने रोजगार के उसको अवसर नहीं, इतना खुद को कह सकते हैं एक्सप्लोर करने का अवसर नहीं, तो वो जो है वो दूसरे शहरों की ओर मूव करने का, माफ़ी चाहती हूँ कुछ इस तरह से हो गया, की ओर मूव करता है, ठीक है। देखिए वो एक्सप्लोर करता है बाहर जाके। कहने का मतलब ये है कि देखिए हम अपनी ग्रोथ के लिए क्या करते हैं, जब हमारे आसपास चीज़ें हमारी अकॉर्डिंगली हमारा इतना ग्रोथ नहीं होता तो हम दूसरी जगह मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ जाके भाई हम कुछ नया ट्राई करेंगे, कुछ नए रोजगार देखेंगे, कुछ नई शिक्षा ग्रहण करेंगे, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, कुछ नए स्किल्स डेवलप करेंगे। तो उसके लिए हम थोड़ा बाहर जाते हैं खुद को एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ अगर चीज़ें समझ आती है तो हम सेटलमेंट वहाँ कर लेते हैं। तो नगरीकरण किस तरह से यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। कम से कम एक सामुदायिक शहर और कम से कम 2000 जनसंख्या, यहाँ पर नगरीय संकुलन अभी ऊपर पड़ा था, 2001 में इतना था, 2011 में 475 और ग्रोथ 91 की गई है। प्रशाखाएं आप देखेंगे 962 थी, जो कि 981 2011 में हो गई और 19 उसमें ग्रोथ देखी गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, नगरीय संकुलन, नगर और शहर, ठीक है। बेस्ड ऑन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, नगर का डाटा अलग अलग है यहाँ पर अभी पढ़ लिया हमने। अब 2011 का अगर अंतिम गणना जो हुई थी अभी, उसमें देखेंगे कैसे कैसे क्या चीज़ें दी गई, उनको ध्यान रखिएगा। जैसे 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या प्रति वर्ग 1 में नगरीय संकुलन या नगर 468 है, जो पूरे भारत में है, ठीक है। यहाँ पर अंतिम गणना हुई, उसके अनुसार यहाँ पर पता चला है, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या नगरीय संकुलन की बात कर रहा है। और 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले शहर 497 हैं, जो कि पूरे भारत में नगर निगम के आधार पर यहाँ पर आंकड़ा निकाला गया है। देखिए फिर इसका उत्तर प्रदेश में 64 यहाँ पर बात की गई, सर्वाधिक संख्या है, ठीक है। 64 किसकी, यहाँ पर नगरों की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, नगर क्या पढ़ा है हमने, देखिए नगरीकरण हम यहाँ देख रहे हैं ना, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना इन चीज़ों को। देखिए तो वही है कि आंध्र प्रदेश में इतना है, पश्चिम बंगाल में 61 है, मध्य प्रदेश में 2000 अंतिम गणना जो हुई थी उसमें 33 पता चला, मध्य प्रदेश में 32, बिहार में 27 और बिहार में यहाँ पर 26, ठीक है। देखिए फिर सबसे कम जनसंख्या आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में उस वक्त पता चली थी, वो इतनी थी, यानी कि मध्य प्रदेश की बात करें। और सिंगन घाट महाराष्ट्र में यहाँ पर इतनी दर्ज की गई है। ये सब आंकड़े हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं अब हम। देश की कुल नगरीय, देखिए अब जैसे यहाँ पर हमने ये पढ़ा, ठीक है, यहाँ पर पूरे विश्व की कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें आंकड़े दिए गए, गणना की गई थी, उसके आधार पर अब आपकी ड्यूटी क्या बनती है। अब जो 2011 में जनगणना हुई थी ना, उसके आधार पे देखिए यूपी के कितने कितने क्या एस्पेक्ट है, कितनी क्या महिलाओं की स्थिति है, पुरुषों की बात जनगणना की करते हैं तो वहाँ पर कितना क्या है। तो वहाँ पर 2011 की जनगणना के आधार पर यूपी के लिए डाटा आप निकालिए, उसके नोट्स बनाइए हमारे साथ साथ, है ना। और कोई चीज़ पूछनी हो तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अब देखिए, देश की कुल नगरीय आबादी का 70% वर्ग एक के ही नगरों नगरीय संकुलन में निवास करता है। यहाँ पर हमने भी बताया था जैसे ऊपर, ठीक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली, किसी में भी वर्ग 1 का कोई भी नगर या नगरीय संकुलन नहीं पाया जाता है। क्लियर है। देखेंगे भारत के पहले 40 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले जो शहर हैं उनको मेगा सिटी कहते हैं। तो मेगा सिटी की क्या परिभाषा है यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद देखेंगे आप, यहाँ पर समझिए इसको थोड़ा ध्यान से। चलिए देखिए इसमें क्या है कि मिलियन प्लस नगरीय संकुलन शहर या महानगरीय शहर यहाँ पर दिए गए हैं आपको। यहाँ पर उनकी जनसंख्या दी गई, किस प्रकार की वृद्धि इसमें देखी गई देखना है। जैसे 40 लाख प्लस जो आप देखेंगे जो शहर या महानगरीय शहर वो कितने हैं, 9 हैं। 2011 जनगणना के अनुसार बता रही हूँ मैं, ठीक है। और जनसंख्या उनकी इतनी मिलियन, वृद्धि कितनी देखी गई है, इतनी देखी गई है। 10 से 40 लाख आप देखते हैं उसमें 44 यहाँ पर महानगरीय शहर है और उनकी इतनी मिलियन संख्या देखी गई है, जनसंख्या इतना उसमें वृद्धि देखी है। कुल की यदि बात की जाए तो 53 जो है वो महानगरीय शहर है, जिसमें से आप देखते हैं सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 7 और फिर केरल में है, ठीक है। इतने मिलियन इनकी जनसंख्या है और इतना वृद्धि देखी गई है। अब देखिए नीचे देखते हैं कि वो जो 9 कह रहे थे ना महानगरीय शहर कौन कौन से, उसमें देखिए ओवरऑल नगरीय संकलन या शहर टॉप जो 9 है 40 लाख प्लस से, उसमें कौन कौन से, जैसे ग्रेटर मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया। इनका क्रम देखिए क्या चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिए। ग्रेटर मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता, चेन्नई,
बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे और सूरत हो गया। 40 लाख प्लस वाले शहर नगर निगम के अनुसार यहाँ पर देखिए ग्रेटर मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता और सूरत हो गया। इसके बाद देखते हैं इसमें मिलियन प्लस वाले जो नगरीय संकुलन शहर हैं उत्तर प्रदेश में 7 हैं, ठीक है। उसमें कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज है। क्लियर है? चलिए इसको और समझते हैं। चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश में नाम मात्र नगर निगम के हिसाब से जो नगर है वो लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद, ये है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। मेगा सिटीज में देखेंगे 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को क्या कहा जाता है? मेगा सिटी कहा जाता है। जनगणना 2011 के हिसाब से आप देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है आपको ये आंकड़ा, ठीक है। 2011 के अनुसार भारत में 3 देखिए इस पर क्या लिखा हुआ, देखिए भारत में 3 अर्बन एरिया या जो टाउन्स है जिनकी संख्या 1 करोड़ से अधिक है, जैसे ग्रेटर मुंबई, ठीक है, दिल्ली, कोलकाता। लेकिन अर्बन जो यूएन के ओवरऑल आंकड़ों के अनुसार आप देखेंगे भारत में 5 मेगा सिटीज़ हैं, लेकिन 2018 में ओवरऑल देखते हैं 33 मेगा सिटीज़ हैं विश्व में थी, ठीक है। ग्लोबल साउथ में आप देखते हैं जैसे 27 विश्व की बात कर रहे हैं यहाँ पर, चाइना में 6, भारत में 5 में कौन कौन? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर क्या आंकड़ा दिया गया है, 0 से 6 ईयर के जो बच्चे हैं उनका कुछ आंकड़ा दिया गया है। जैसे शहरी क्षेत्रों में इस उम्र के बच्चों की बात की जाए तो देखेंगे 4.12 करोड़ है इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में 0 से 6 ईयर्स के कुल बच्चे कितने? 4.12 करोड़। इसके बाद मिलियन नगरीय संकुलन और नगर में 0 से 6 वर्ष के बच्चों की कितनी संख्या है? 1.66 करोड़ है, ठीक है। बाल लिंगानुपात 1 से 6 वर्ष के बच्चों में आप देखेंगे 0 से 6 वर्ष के बच्चों में एक वर्ग में देखेंगे नगरीय संकुलन नगर 899 है, और तिरुवनंतपुरम नगरीय संकुलन जो कि केरल में बताया था ना, उत्तर प्रदेश और केरल में सबसे ज्यादा है, इसमें देखेंगे 971 है उच्चतम, ठीक है। इसका लिंगानुपात आप देखते हैं नगरीय संकुलन नगर में 921 है, और ग्रेटर मुंबई और नगरीय संकुलन में उच्चतम साक्षरता, ठीक है, यहाँ पर 90.78% है। इसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से दिया गया है, मल्लापुरम नगरीय संकुलन 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए सर्वाधिक कितने प्रतिशत है जनसंख्या? 13.557%। आगरा नगरीय संकुलन में सबसे कम 780 और मिलियन वाले नगरीय संकुलन में यहाँ पर इस तरह से दिया गया है। अब देखिए भारत में जो योजनाबद्ध नगर है ना वो कौन कौन से, जैसे यहाँ पर कुछ नाम मैं पढ़ देती हूँ। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़, बेंगलुरु अरुविले पुडुचेरी है, जमशेदपुर चंडीगढ़, दिसपुर दुर्गापुर, गांधीनगर, ग्रेटर नोएडा इत्यादि। यहाँ पर देखेंगे जो जयपुर और लवासा है वो पहला योजनाबद्ध हिल स्टेशन क्या है? महाराष्ट्र है यहाँ पर, ठीक है। पंचकुला, राउरकेला, श्री सिटी, उदयपुर इत्यादि क्या है? योजनाबद्ध नगर है। इसके बाद भारत में 3 योजनाबद्ध नगर कौन कौन से हैं वो ध्यान रखिएगा। ग्रेटर नोएडा, न्यू कानपुर सिटी इत्यादि क्या है? योजनाबद्ध नगर हैं। देखिए अब देखेंगे इसमें भारत में नगरीय केंद्रों का जो वर्गीकरण है वो वर्ग 1 में कुछ इतना है, इससे अधिक वर्ग 2 में है, ठीक है। वर्ग 3 में कितना है? 20,000 से इतना है, वर्ग 4 में, तो वर्गों के हिसाब से इसको विभाजित किया गया, ठीक है। अब विश्व में नगरीकरण, अभी हमने क्या पढ़ा? भारत में नगरीकरण, अब अर्बनाइजेशन। अब हम विश्व में नगरीकरण की स्थिति देखते हैं, उसमें अपने भारत की क्या स्थिति उसको जरा मद्देनजर रखिएगा। जैसे विश्व के सबसे बड़े मेगा सिटी संकुलन में देखेंगे टोक्यो जो कि जापान से कितने करोड़ जनसंख्या ये है, फिर दिल्ली में भारत आ जाता है इतने करोड़, शंघाई चीन, साओ पालो में ब्राजील में देखेंगे इतना है, ठीक है। मैक्सिको सिटी में इतना है, मिस्र है, फिर आपका मुंबई भारत में इतने करोड़ है मेगा सिटी संकुलन। इसका मेगा सिटी संकुलन की कुल संख्या 33 है, यानी कि ग्लोबल साउथ में देखेंगे तो 27 है, चाइना में 7 है, भारत में 5 है। क्लियर है? सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या भारत में है, देखिए 89 करोड़, ठीक है। अब ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पर है, इसका कई सारे कारण है, ठीक है। जनसंख्या 2011 के अनुसार जनगणना चाइना में 57 करोड़ है, पाकिस्तान में 12 करोड़, इंडोनेशिया में 11 करोड़, बांग्लादेश में 10 करोड़ है। ओके, सबसे ज्यादा नगरीकृत देश क्षेत्र कौन से? हांगकांग हो गया, मकाऊ, इगुइला, मोनाको, नेहरू इत्यादि कई सारे नाम दिए गए हैं जिसमें ये भी है, ठीक है। न्यूनतम नगरीकृत क्षेत्र की बात करें तो टोकेलाऊ, वालिस, फ्यूचूना द्वीप समूह, और स्पेन में आप देखेंगे मोंट सेराट जो है, बुरंडी है, इसके बाद पापुआ न्यू गिनी है, और लिंसेट देखेंगे इसमें लिंसेंटन सिटीन है इसमें, ठीक है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट नेम समटाइम्स। देखिए इसके बाद क्या होता है, शीर्ष 3 नगरीकृत देश क्या होते हैं आप देखेंगे इसमें, ये उत्तरी अमेरिका जैसे देखेंगे, ठीक है। फिर अफ्रीका के बारे में देखेंगे, फिर एशिया में कौन कौन से जो 3 शीर्ष नगरीकृत देश हैं, फिर यूरोप में कौन से हैं और दक्षिण अमेरिका में कौन से, समझ आ रहा है आपको? देखिए इसमें जैसे उत्तर अमेरिका में बरमुडा 100% नगरीकृत देश है, ठीक है। अफ्रीका में देखेंगे जो रियूनियन है वो 99.6% है, सिंगापुर, हांगकांग, मकाऊ ये भी 100% है। यूरोप में देखेंगे मोनाको हो गया, जिब्राल्टर हो गया,
होलीसी ये भी 100% एक नगरीकृत देश है। दक्षिण अमेरिका में देखिए उरुग्वे 95.3% है। कुछ हम रेशियो इस तरह से ले सकते हैं। सेंट पियरे और मिकेलन देखते हैं, गैवान हो गया, कतर हो गया, बेल्जियम हो गया, इनके परसेंटेज लिख के उनको देख सकते हैं। ठीक है, उत्तर अमेरिका में ग्रीनलैंड, इसके बाद आता है, ये 3 इस सीरीज में हैं, आप समझ रहे हैं, इस सीरीज में अलग अलग देशों के दिए गए हैं यहाँ पर। इसके बाद एशिया में इस तरह क्रम में दिया गया है। यूरोप में मोनाको, जिब्राल्टर, होलीसी हो गया। फिर ब्राजील में, बेल्जियम में सॉरी इतना है। फिर सैन मेरिनो में इतना है। उरुग्वे, दक्षिण अमेरिका में उरुग्वे हो गया, अर्जेंटीना, वेनेजुएला। देखिए इसमें सिर्फ आपको नगरीकृत देशों के बारे में नहीं पता चल रहा, बल्कि आपको पता चला अच्छा उत्तरी अमेरिका में ये नगर है, सेंट पियरे की बात करा है, या हम एशिया के इजराइल की बात करें, या यूरोप के हम बेल्जियम की बात करें, तो हमें लोकेशन भी कहीं ना कहीं पता चल रहा। और आपकी ड्यूटी क्या है, देखिए जैसे मैं ये पढ़ा रही हूँ तो आपकी ड्यूटी आप यहाँ पर एटलस लेके बैठे या मैप की वर्ड की बुक लेके बैठे। ठीक है, विश्व के प्रमुख क्षेत्रों की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या 2018 के अनुसार बता रहे हैं कि देश इतने हैं, किस महाद्वीप पे कितने, देखिए इसमें 50 देशों की बात की एशिया के महाद्वीप की। ठीक है, इसमें नगरीय कितने हैं, ग्रामीण कितने करोड़ है, वार्षिक नगरीय वृद्धि दर कितनी हुई है, यहाँ पर ये चार्ट दिया गया है। विश्व के प्रमुख देशों में देखेंगे 51 है, जिसमें यूरोप में महाद्वीप में, और इसके बाद नगरीय जनसंख्या 55 करोड़ है, उसकी 18 करोड़ की ग्रामीण जनसंख्या 2018, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद 0.35% इतनी है। ठीक है, इसके बाद बाकी का आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है। ओके, अब देखिए ब्रिक्स के देशों में सबसे ज्यादा नगरीकृत देश की बात कर रहे हैं, ये है। तो अब हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि हम यहाँ पर क्या करें, ब्रिक्स की बात करें तो पहले ब्रिक्स को भी समझे। देखिए ऐसे ही प्रश्न जैसे पूछे जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है पढ़ते वक्त। जैसे यहाँ पर ब्रिक्स क्या है, इससे पहले ब्रिक्स क्या है वो मैं आपको पढ़ाऊं। यहाँ पर मैं कोशिश करना चाहूंगी कि आपको उसका मैप भी दिखाऊं, रीजन आपको समझ आए कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से देशों की इसमें बात की गई है, राइट। तो देखिए इसमें ब्रिक्स की यदि मैं बात करूं तो कुछ इस प्रकार से है। देखिए यहाँ पर इसको डन करती हूँ, और ब्रिक्स में देखेंगे यहाँ पर, इसको मैं फिर हटा दूंगी। ब्रिक्स क्या है, ब्राजील। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर देखिए उत्तरी अमेरिका में ये आपका हो गया ब्राजील, राइट। इसके बाद आपका यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका हो गया ब्रिक्स में आर हो गया रशिया, जो इसकी बात कर रहा है। ठीक है, आई से हो गया इंडिया, जो कि इसकी आपके प्यारे भारत की बात कर रहा है, और चाइना जो आपका यहाँ पर ये हिस्सा है। फिर साउथ अफ्रीका, यानी कि यहाँ पर दक्षिण अमेरिका की यहाँ पर बात की, दक्षिण अफ्रीका की बात की जा रही है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, ये तो कंटिन्यूस पे पेस्ट हो गया। ओके चलिए कुछ हम और इसका देखते हैं, दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखेंगे कि इसमें क्या है कि ब्रिक्स जो है वो उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में से एक जो है वो इसका संघ का शीर्षक है। ठीक है, इसके घटक क्या क्या है, राष्ट्र घटक राष्ट्र कौन कौन से, ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। इन्हीं देशों में अंग्रेजी के जो नाम का प्रथम अक्षर है वो इस तरह से यहाँ पर दिया गया है, और मिलकर इस समूह का नाम क्या बना गया है, ब्रिक्स बना है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो देखेंगे 2000 यहाँ पर किसकी बात करें, 2009 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं मूलतः इसमें क्या हुआ, 2010 में आप देखेंगे इसकी स्थापना 2009 में हुई। पहले ये क्या था, ब्रिक था 2009 तक। फिर 2010 में क्या हुआ, साउथ अफ्रीका को इसमें जोड़ा गया, इसका सदस्य बना, तो इसका दक्षिण अफ्रीका शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको अपने डाटा से जो है पढ़ाने की कोशिश करूंगी, और माफी भी चाहूंगी क्योंकि अब ये हट नहीं रहा है, ये परमानेंट यहाँ पर पेस्ट हो गया है। चलिए इतनी सी बात है, मैं इसको सही करने की कोशिश करती हूँ, आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर ब्रिक्स हो गया, तो ब्रिक्स के बारे में यहाँ पर आपको क्या मेंशन किया गया था, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिया गया था। देखिए इसमें समझते हैं हम इसको। देखिए यहाँ पर क्या है कि ब्रिक्स देशों में सबसे ज्यादा नगरीकृत देश कौन कौन से हैं, तो देखेंगे पहले नंबर पे ब्राजील में सबसे ज्यादा नगरीकृत देश है, फिर आपका रशिया आ जाएगा, फिर आपका दक्षिण अमेरिका आ जाए, दक्षिण माफी चाहती हूँ, दक्षिण अमेरिका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर होगा, ये बाय मिस्टेक यहाँ पर देखेंगे दक्षिण अफ्रीका था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका आ जाएगा, फिर इसके बाद आपका आ जाएगा चाइना, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर भारत आ जाएगा। ठीक है, ब्रिक्स देशों में सबसे ज्यादा नगरीकृत की बात कर रहा है, फाइन। अब देखिए यहाँ पर सार्क देशों में सबसे ज्यादा नगरीकृत देश कौन कौन से हैं। अब अभी क्या करना है अपन को, इधर सार्क समझना है। तो देखिए सार्क क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे कि सार्क का फुल फॉर्म समझिए। तो सार्क का फुल फॉर्म देखिए यहाँ पर, फिर मैं इसके ऊपर कहीं पेस्ट ना हो जाए वो भी पिक्चर। चलिए मैं फिर भी कोशिश करती हूँ, कोशिश करने वालों की तो हार नहीं होती है। यहाँ पर आते हैं और इसको ऐसे समझते हैं हम, यहाँ पर डन करते हैं, फाइन। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको टच नहीं करूंगी वरना परमानेंट पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर सार्क की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर सार्क दिया गया था आपका, ये नीचे ऊपर चला गया है यहाँ पर। ठीक है, सार्क की बात कर रहा है यहाँ पर। तो इसमें कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा नगरीकृत देश कौन कौन से हैं। तो आप देखेंगे भूटान है, इसको मैं ऐसे इंडिकेट कर देती हूँ। अब देखेंगे सबसे ज्यादा यहाँ पर कह रहे हैं कि जो नगरीकृत देश है वो कौन कौन से, भूटान हो गया आपका, क्लियर है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका मालदीव्स हो गया, फिर आप देखेंगे आपका पाकिस्तान हो गया, फिर बांग्लादेश हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हमारा भारत हो गया। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे अफगानिस्तान हो गया, वहीं आप देखेंगे नेपाल हो गया, फिर श्रीलंका। तो इस क्रम में नगरीकृत सार्क के देश आएंगे। बट
द इम्पॉर्टेंट थिंग इज फर्स्ट कम फर्स्ट कि आपको समझना है सार्क का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको मैं प्लीज यहाँ से हटाना चाहूंगी। चलो मैं दिखा देती हूँ उससे पहले। द साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, दैट मीन्स दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। इसकी देशों की बात की जाए, 8 सदस्य देश हैं जो कि आपके सामने, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो इसके 8 सदस्य देश हैं। क्या इसको मैं रिमूव कर दूं? ओके, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। फाइन, नाउ लेट्स मूव। अब हम दूसरी जगह बढ़ते हैं। इसमें ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है महाद्वीप के अनुसार, यहाँ पर देखेंगे महाद्वीप के अनुसार नगरीकरण। अब देश यहाँ पर दिए गए नगरीकरण में वार्षिक वृद्धि दर 15-20 के अनुसार, और यहाँ पर जैसे उत्तरी अमेरिका आपका लिखा था, ठीक है। देश कौन कौन से, उसमें आपको यहाँ पर नगरीकरण बता दिया गया। यहाँ पर आपका जो लिखा था वो लैटिन अमेरिका और कैरेबियन था, उसमें 0.31% की बात कर रहा है वृद्धि वार्षिक दर की, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्या लिखा था, यूरोप लिखा था। इसके बाद यहाँ नीचे क्या है, 0.28% की यहाँ बात किया गया। यहाँ पर इसमें एशिया, ये इधर है। इसके बाद यहाँ पर ये इसकी बात करें, फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि एशिया की बात की गई है। तो एशिया में आप देखते हैं यहाँ पर 1.26% जो है, इसको माफी चाहती हूँ, अच्छे से लिखती हूँ, 1.26% जो है वो आप देखेंगे कि नगरीकरण में वृद्धि दर दिखाई गई 15 से 20 के दौरान। अफ्रीका का यहाँ मेंशन है 1.9% की बात कर रहा है, राइट। अब विश्व की कुल शहरी जनसंख्या 55.3% है 2018 के अनुसार, जो 2050 के अनुसार आप देखेंगे 68.4% हो जाएगी। माइग्रेशन चालू रहेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं दिखाता है, ठीक है। वो तो ऑब्वियसली रहता भी है। इसके बाद हम पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें। देखिए इसका सारांश दिया गया, इसकी कुछ जानकारी आपको दी गई कि नियोजन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। 5 जो योजनाएं हैं पंचवर्षीय योजना, वो क्या क्या है, एक्सेट्रा चीजें हमें देखनी है। नाउ लेट्स मूव की अब हम देखते हैं कि भारत में नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। ऐसा कहते हैं कि भारत में ऐसा क्या था जो हमें प्लानिंग की जरूरत होगी। देखिए किसी भी चीज़ को सुचारू रूप से और कहते हैं उसमें समृद्धि लाने के लिए हमें कुछ प्लानिंग की जरूरत है। फॉर एग्जांपल जैसे हम घर में क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम एक प्लानिंग के साथ पढ़ते हैं। अच्छा भाई 1 ईयर का हमारा ये टाइम टेबल रहेगा, इस वक्त हम ये फॉलो करेंगे, इस वक्त हम ये करें। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है कहीं किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, सक्सेसफुल वो क्रिएट करने के लिए लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर भारत में नियोजन की प्लानिंग की क्या ऐसी जरूरत पड़ी, तो देखिएगा नियोजन कुछ विशिष्ट प्रगतिशील विकास लक्ष्य को, ध्यान रखिए डेफिनेशन है, नियोजन कुछ विशिष्ट प्रगतिशील विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, क्या बताया था, प्रगतिशील विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक विशेष अवधि के लिए किया जाने वाला कार्यान्वयन का एक ड्राफ्ट होता है। दूसरे शब्दों में देखें, यह किसी संगठन के संसाधनों के इष्टतम उपयोग द्वारा आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने की एक विधि होती है, ठीक है। फिर देखते हैं कि यह एक संगठन की संभाव्यता और उद्देश्यों के बीच की खाई को पाटने का एक उपकरण होता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? इन शॉर्ट जो मैंने बताया था वही प्लानिंग है एक्चुअली। साथ ही आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, बाह्य और आंतरिक क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने, विकास के लिए आदर्श परिस्थितियों को तैयार करने का प्रयास करता है। नियोजन की बात हो रही है। आप देखेंगे भारत में जब देश हमारा आजाद हो गया, फिर गणतांत्रिक न्याय के भाग के रूप में आप देखते हैं कि आर्थिक नियोजन का पहला प्रारंभिक विचार कब आया था। यहाँ पर गणतांत्रिक न्याय के इससे पहले की अगर बात कीजिए तो पहला विचार 1938 में आया था। उस वक्त जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने क्या किया, भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ जो थे मेघनाथ साहा के सहयोग से सामने क्या रखा कि ये दिखलाया कि पारदर्शी और मजबूत शासन के साथ नियोजन कैसे भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकता है। सिंपल सी बात है। फिर क्या हुआ, फरवरी 1938 में कांग्रेस के जो हरिपुरा अधिवेशन में उन्होंने देखा कि अध्यक्षीय भाषण में नेताजी ने गरीबी की समस्या को, देखिए तब से ये मुद्दा है, तब से क्या मुद्दा तो विद्यमान था ही, पर उजागर उसको लाया गया, समक्ष सबके लाया गया। वो यहाँ पर देखेंगे गरीबी की समस्या से निपटने के लिए नेताजी ने भाषण में, हरिपुरा अधिवेशन में कहा कि स्वतंत्र भारत सरकार के प्रथम महत्वपूर्ण कार्य के रूप में राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। मतलब उन्होंने समझ लिया ऐसे भैया कुछ नहीं होने पाला, हमें पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी चीजों को सिस्टमैटिक करने के लिए, ठीक है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्वाधान में राष्ट्रीय योजना समिति का सृजन किया और जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, किसके, राष्ट्रीय योजना समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और कालांतर में यही समिति आगे विकसित होकर योजना आयोग बनी, जिसको वर्तमान में हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। करेक्ट है। देखिए अब देखते हैं जन योजना क्या थी, लोगों के लिए क्या योजना थी। जन योजना सामने आई जिसमें मार्क्सवादी समाजवाद के सिद्धांत पर आधारित थी और कहा जाता है कि मार्क्सवादी समाजवाद, यहाँ समझेंगे अभी, कि लाहौर के भारतीय संघ की ओर से एम.एन. रॉय के द्वारा इसको तैयार किया गया था। इसमें कहा गया, जन योजना में मार्क्सवादी समाजवाद में के सिद्धांत पर जो आधारित थी कि उपभोक्ता
वस्तु और उद्योगों को छोड़कर सभी तरह कृषि उत्पादन और वितरण का राष्ट्रीयकरण करने का आह्वान किया गया। स्पष्ट हो रहा होगा। अब देखिए गांधीवादी योजना फिर क्या आई। इस योजना में, जिसे गांधीवादी योजना कहा जाता है, इसको श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में सामने रखा, जो वर्धा कमर्शियल कॉलेज के प्रिंसिपल थे। एक मामूली तरह की योजना थी, साधारण सी योजना थी। सर्वोदय योजना में देखेंगे 1950 में सर्वोदय योजना सामने आई, जिसे जयप्रकाश नारायण ने गांधीवादी योजना, ध्यान रखिएगा, गांधीवादी योजना और विनोबा भावे की सर्वोदय के सिद्धांत से प्रेरित होकर, इनके कंबाइंड आप तत्व देखेंगे, प्रेरित होकर इसको तैयार किया। किसको? सर्वोदय योजना को। इस योजना में क्या हुआ, कृषि के साथ साथ अब जो आप देखेंगे लघु उद्योग हो गए या कपास पर बल दिया जाने लगा। अब इनको लगा भाई ये भी बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ इसने विदेशी प्रौद्योगिकी को छोड़कर भारत में भूमि सुधार और विकेंद्रीकृत भागीदारी योजना पर जोर दिया। मतलब अब सेंट्रलाइज्ड की बात नहीं कर रहा भाई, विकेंद्रीकरण हो सब चीजों का, यहाँ पर ये बात की गई है। ठीक है, सर्वोदय योजना से इसका उदय हुआ। आर्थिक कार्यक्रम समिति की बात की जाए तो 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आर्थिक कार्यक्रम समिति यानी कि ईपीसी की बात हुई है यहाँ पर। ठीक है, ईपीसी का सृजन किया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। किसके? ईपीसी की बात कर रहा है। इस समिति का उद्देश्य क्या था कि एक ऐसी योजना तैयार करना जो निजी यानी कि प्राइवेट और यहाँ पर किसकी बात कर, सार्वजनिक भागीदारी नगरीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को बैलेंस कर सके। और आर्थिक कार्यक्रम समिति ने 1948 में स्थायी योजना आयोग के सृजन की सिफारिश की यहाँ पर। ठीक है, तो यही चीज बता रहा है यहाँ पर, समझ आ रहा है आपको ये सारी चीजें। चलिए अब यहाँ पर बॉम्बे प्लान क्या आया, बॉम्बे प्लान की क्या अपनी विशेषता थी उसको समझते हैं। जैसे देखिए 1944 में क्या हुआ, श्री जे आर डी टाटा ने, फिर जी डी बिड़ला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, और इसके बाद देखते हैं लाला श्रीराम और कस्तूर भाई लाला भाई देखते हैं आप। इसके बाद एडी श्रॉफ जो है, और ये सब जो नाम इसमें दिए गए वो बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर क्या किया, इन उद्योगपतियों ने कि भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना की एक ड्राफ्ट तैयार किया और उसका संक्षिप्त ज्ञापन तैयार किया। ठीक है, इसे यह बम्बई योजना के नाम से जाना गया। सारे बम्बई के ये उद्योगपति थे। फिर क्या हुआ, इस योजना के तहत 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति पर पर्सन जो आय है उसको 2 गुना करने और इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय आय को 3 गुना करने की परिकल्पना इन्होंने वहां पर बनाई थी। फिर क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने इस योजना को आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया और फिर भी इस योजना के कई विचार और कई योजनाओं में शामिल किए गए जो बाद में हमें दिखाई देती है। फिर आया इसमें आदेशित दलाल। ठीक है, 1944 में ब्रिटिश भारत सरकार ने आदेशित दलाल के प्रभार में योजना और विकास विभाग की स्थापना की, लेकिन 1946 में इस विभाग को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। फिर 1946 में आप देखेंगे योजनाओं और भविष्य की परियोजनाओं की जो आप देखेंगे समीक्षा थी, जो रिव्यू था, उसको करने के बाद उन पर कुछ सिफारिशें करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, अंतरिम सरकार द्वारा एक योजना सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। देखिए अब इसमें, ठीक है, अब देखिए वही बात है, नियोजन कैसे क्या कौन से प्लान्स हैं। अब इसकी जरूरत क्या हुई भाई, प्लानिंग की जरूरत क्यों होती, ताकि चीजें सिस्टमैटिक चले, एक जो हमारा लक्ष्य निर्धारित किया गया उसको हम अचीव कर सकें। सेम एज इट इज सामाजिक आर्थिक नियोजन 20वीं सदी के सबसे उल्लेखनीय आविष्कारों में से एक रहा है। 1928 में आप देखते हैं सोवियत द्वारा किए गए प्रयोगों से शुरू होते हुए नियोजन की अवधारणा धीरे धीरे पूरी दुनिया में लगभग 2/3 हिस्से में ये फैल गई। अब विकासशील देशों के लिए, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या सत्तावादी राजनीतिक संस्कृति से संबंधित हो, नियोजन को संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक पूर्वापेक्षा माना गया है। मतलब पहले से इसकी प्रिपरेशन को माना जरूरी गया है और ये उपलब्ध प्राकृतिक वित्तीय जनशक्ति और साथ बुनियादी संसाधनों का सर्वोत्तम संभव उपयोग करने की रणनीति है। विकासशील देशों पर विकास की गति में तेजी लाने के लिए लगातार प्रेशर बना हुआ है, ताकि इन देशों के नागरिकों और विकसित देशों के नागरिकों के जीवन स्तर के बीच की जो खाई है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है विकसित देशों, विकासशील देशों की बात कर रहा है, तो विकासशील देशों के नागरिकों और विकसित देशों के नागरिकों के जीवन स्तर के जो बीच की खाई है ना, उसको जल्दी से जल्दी समाप्त किया जा सके या कम किया जा सके। और इसके परिणाम स्वरूप आप देखते हैं विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रतिष्ठित सदस्यों के रूप में भी उभर सकेंगे। ठीक है, आप देखते हैं पश्चिम के जो विकसित देश है ना, पश्चिमी के विकसित देशों की जो बात करते हैं, किसी न किसी रूप से नियोजन में है, प्लानिंग में है, उनकी आर्थिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बना हुआ है नियोजन। इसके सांकेतिक नियोजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके विकास की दिशा को इंगित करने की अपेक्षा की जाती है, न कि विकास की दशा को निर्धारित करने की। ठीक है, जैसे चीन में देखेंगे और भारत जो है, जैसे विकासशील देशों ने भी सांकेतिक योजना का उपयोग करना शुरू किया है यहाँ पर। ठीक है, आप देखिए नियोजन के उद्देश्य यहाँ पर क्या थे, जैसे आप देखेंगे राष्ट्रीय आय में वृद्धि सुनिश्चित करना था, राष्ट्रीय आय में वास्तविक
सकते हैं निवेश जैसे इन्वेस्टमेंट के अनुपात को मतलब बढ़ाने के लिए निवेश की नियोजित दर में तेजी लाना था। आय और धन की असमानताओं को कम करना था, यानी कि लोगों के जो व्यक्तिगत यहाँ पर आय है उसको थोड़ा कम करना था ताकि यहाँ पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सके। आर्थिक शक्ति को संकेंद्रित करने से रोकना था, मतलब आर्थिक शक्ति जो है वो किसी एक हाथ में ना आए, ऐसा करने से रोकना था। जनशक्ति के अधिकतम संभव उपयोग के लिए रोजगार के अवसरों का संवर्धन करना, उनको बढ़ाना था। कृषि, औद्योगिक और अन्य क्षेत्रों में विकास का संवर्धन करना, अंतर क्षेत्रीय विकास को विकसित करना, ठीक है। अपेक्षाकृत जो पिछड़े क्षेत्र है उनके विकास में तेजी लाना और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना था। जो गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनको भोजन, रोजगार, उत्पादकता प्रदान करके गरीबी की व्यापकता को प्रगतिशील मतलब अच्छे तरीके से उसको जो है वो कम करना है। उत्पादन की क्षेत्रीय संरचना में गतिविधियों के विविधीकरण से प्रौद्योगिकी में उन्नति करना, संस्थागत नवाचार में प्राप्त होने वाले सकारात्मक बदलाव के माध्यम से अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना। देखिए आधुनिकीकरण में आपको कुछ चीजें आधुनिक तरीके से अपनानी होंगी, उसमें कुछ आपकी जो कह सकते हैं जो पुरानी पद्धति पे चली हुई चीजें उनको हमें कुछ त्यागना भी पड़ता है ना, तो वो सब चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है हमें। आधुनिकीकरण अपने आप में एक क्रांति लेकर आता है और क्रांति हमेशा बुरी चीजों के लिए नहीं होती है, ठीक है। अब नियोजन की बात की जाए यहाँ पर तो हमें ये समझना है कि भारत में नियोजन अनेक प्रकार के हुए हैं। जैसे सांकेतिक नियोजन, अभी मैंने ऊपर क्यों नहीं बताया इसको डिफाइन किया, क्योंकि इसको डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सांकेतिक नियोजन को, ठीक है। अब जैसे सांकेतिक नियोजन हम देखेंगे तो इसमें 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद सांकेतिक योजना को अपनाया गया था। ओके, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और निजी क्षेत्र को सरकार के समानांतर या उससे अधिक मात्रात्मक भूमिका प्रदान की जा रही है। इसके तहत क्या हुआ, नियोजन में सरकार एक नियंत्रक और नियामक, ठीक है, की भूमिका की बजाय एक सूत्रधार की भूमिका में होती है। यहाँ पर ये बताया गया सांकेतिक योजना में क्या होता है सरकार की भूमिका। ये निर्णय लिया गया कि व्यापार और उद्योग को सरकारी नियंत्रण से अब मुक्त कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों, देखिए ये जब सरकार के नियंत्रण से फ्री रहेंगे तभी कोई खुलकर अपना व्यापार कर पाएगा। कोई इस तरह से भार या कोई टैक्सेस या हम कह सकते हैं उस तरह की कोई ज्यादा उस पर भारित कोई व्यय नहीं होगा, कोई उसको मतलब गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ेगा, तो खुलकर अपना इन्वेस्टमेंट चीज़ों में कर पाएगा, व्यापार कर पाएगा, ठीक है। भारत में योजना अधिक से अधिक सांकेतिक और सहायता प्रकृति की होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे शब्दों में आप इसको समझेंगे तो आर्थिक विकास की रिमॉडलिंग की गई है, जो नियोजन की प्रकृति को अनिवार्य और जो निर्देशात्मक में से बदलकर सांकेतिक योजना की प्रकृति का बना देता है। आप देखेंगे कि सरकार को अब अधिकांश वित्तीय आवंटन में योगदान नहीं देना था, इसलिए उसे कॉर्पोरेट क्षेत्र को नीतिगत दिशा का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें योजना लक्ष्यों, यहाँ पर क्या है, उन्हें योजना लक्ष्यों में अपना योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करना था, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि भाई ऐसे सांकेतिक नियोजन की बात की गई सरकार को कि सही नीतिगत माहौल बनाना चाहिए जिससे आप देखेंगे अपरिवर्तनीय हो, पारदर्शी हो। ऐसा करने से कॉर्पोरेट क्षेत्र को अपने जो संसाधन है उसका योगदान करने में भी मदद मिलती है इससे, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, सांकेतिक नियोजन निजी क्षेत्र को उन सूचनाओं को प्रदान करके सहायता करता है जो प्राथमिकताओं देखिए जो प्राथमिकताओं योजनाओं के लक्ष्यों के संबंध में निजी क्षेत्र के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक हो। यहाँ सरकार और कॉर्पोरेट क्षेत्र कमोवेशन समान भागीदार होते हैं सांकेतिक नियोजन में, साथ में नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार भी होते हैं, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि सांकेतिक नियोजन इसमें दोनों पार्टीज जो है वो शामिल हो गई अलग अलग क्षेत्र से और लक्ष्य निर्धारित उसको प्राप्त करने की जिम्मेदारी नहीं, जबकि प्राप्त करने की जिम्मेदारी लक्ष्य को पूरा करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं सेक्टर्स की होती है। सरकार पहले पूर्व के प्रकार के नियोजन के विपरीत वित्तीय संसाधनों में 50% से कम का योगदान करती है। सरकार उपयुक्त प्रकार की नीतियां प्रदान करती है जिसमें परिणामों में योगदान करने के लिए विदेशी क्षेत्र सहित निजी क्षेत्र के लिए एक उपयुक्त वातावरण तैयार करती है, ठीक है। इसमें देखेंगे कि सरकार को इन क्षेत्रों में उन्नति प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन का यानी कि अवसर देती है जहां देश अंतर्निहित रूप से सशक्त है। इसी प्रकार नियोजन के तहत ही जापान ने क्या किया, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त की थी। फ्रांस में भी सांकेतिक नियोजन का प्रचलन था, वहां पर भी इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं उदाहरण। अब रोलिंग नियोजन क्या होता है, देखिए समझिए इसको। इस प्रकार के नियोजन में हर साल आप देखते हैं 3 नई योजनाएं बनाई और कार्यान्वित की जाती हैं। वार्षिक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, तीसरी, चौथी, 5वीं योजना जो हर साल आर्थिक मांगों के अनुसार बदल जाती है, और 10 या 15 वर्षों के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना जिसमें 2 अन्य योजनाओं के सालाना जोड़ा जाता है। इसमें वो रोलिंग नियोजन उन परिस्थितियों में लाभदायक हो जाता है और इसे बदलती भी रहती है। रोलिंग की बात कर रहा है, ठीक है, रोलिंग नियोजन। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा और इसके बारे में एड ऑन किया गया है कि
जो रोलिंग नेचर, इसका अर्थ क्या है कि हर साल योजना के प्रदर्शन का आकलन किया जाए। इस आकलन के आधार पर अगले साल नई योजना बनाई जाएगी। इसमें देखेंगे 3 प्रकार की योजनाएं होती है। पहले चालू वर्ष की योजना, जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। दूसरा एक निश्चित संख्या में वर्षों के लिए एक योजना, जो 3, 4, 5 वर्ष के लिए हो सकती है। ये दूसरी योजना जो अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार ये बदलती रहती है। तीसरी योजना में देखेंगे एक परिप्रेक्ष्य योजना है, जो 10 से 15, 20 वर्षों के लिए नियोजित होती है। इस प्रकार रोलिंग नियोजन में योजना का प्रारंभ और समाप्ति के संबंध में तारीखों का कोई पूर्व निर्धारण नहीं होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर कोई डेट फिक्स नहीं होती उसके पूरे होने की। ओके, अब रोलिंग नियोजन के लाभ और उसके मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं। इसका मुख्य लाभ यह है कि ये तन्य प्रकृति का होता है। ये देश की अर्थव्यवस्था में बदलती परिस्थितियों के अनुसार लक्ष्य, अनुमानों, आवंटन को संशोधित करके निश्चित पंचवर्षीय योजनाओं की प्रकृति के यदा कदा होने वाली विसंगतियों को दूर करने में भी सक्षम होता है। मतलब ये मॉडिफाई होता रहता है, ऐसा नहीं है कि बस फिक्स्ड हो गया एक तरीके से। इसकी प्रकृति कोई फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल है। ठीक है। वित्तीय नियोजन की यदि बात की जाए तो ये भौतिक लक्ष्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुरूप निर्धारित किए जाते हैं। इस प्रकार की योजना में वित्तीय संसाधनों के व्यय पैटर्न को जुटाना, स्थापित करना फोकस है। इसके बाद हम समझते हैं इसमें, देखिए अब इसमें भौतिक नियोजन क्या होता है। भौतिक चीजों में यहाँ पर नियोजन की क्या बात की गई कि ये पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को अंतर क्षेत्रीय संतुलन के साथ प्राथमिकता दी जाती है। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद इसी के अनुसार वित्त जुटाया जाता है कि भाई डिसाइड कर लिया इस चीज के बारे में हम यहाँ पर कुछ निर्माण करेंगे, उसके हिसाब से फिर यहाँ पर फाइनेंस जुटाने की कोशिश की जाती है। अब देखिए नीति आयोग यहाँ पर समझिए। देखिए नीति आयोग कब आया आप देखेंगे, इसका पहले फुल फॉर्म समझिए क्योंकि पीटी में बहुत बार डायरेक्ट पूछा जाता है आपके कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के बारे में। ये किसकी जगह पर आया था? नीति आयोग। योजना आयोग की जगह पर रिप्लेस हुआ था ना नीति आयोग। तो नीति आयोग का सृजन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 में। ये यहाँ पर 7 साल अगर हम देखें, ठीक है, 2015 में आया था ना ये, ठीक है, उससे पहले का है। या इसको हटाई दीजिए, इसको मेन यहाँ पर समझने की बात ये है इतनी। नीति आयोग के पहले क्या था? योजना आयोग था, जैसा हमने पढ़ा। इसका अधिकार क्षेत्र क्या है? भारत सरकार के अंडर में है। मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? हमेशा आप ध्यान रखिएगा, इनके अध्यक्ष कौन होते हैं? जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। जो वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। कार्यकारी अधिकारी की बात की जाए तो ये यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष नहीं है। आप इसके उपाध्यक्ष की बात की जाए तो सुमन बेरी जो है वो इसकी उपाध्यक्ष है। कौन है? सुमन बेरी जो है वो इसकी उपाध्यक्ष है। ठीक है, आइए इसको और समझते हैं। इसमें देखते हैं कि इसके बाद इसमें बाकी के जो उनके अधिकारी हैं उनको देखते हैं कौन कौन है। देखिए अभी इसको कंसीडर मत करिएगा, इसको हम नीचे डिटेल में अपडेटेड समझेंगे। ठीक है, इसमें समझते हैं योजना आयोग के बारे में। उसको रिप्लेस करके इसको लाया गया। आयोग का गठन 1950 में हुआ था। आयोग का विघटन कब किया गया? 2014 17 अगस्त को। मुख्यालय इसका योजना भवन नई दिल्ली में है। ठीक है, योजना आयोग की जगह नई संस्था नीति आयोग ने ले ली है। नीति आयोग में शामिल होते हैं अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा जो सदस्य होते हैं उनका जो है बैकग्राउंड आप कहें कि किस किस जगह से लिए जाते हैं, उनका चयन कहाँ से होता है। सभी राज्यों और केंद्र शासित यानी कि यूटी में के मुख्यमंत्रियों और अंडमान और निकोबार के उपराज्यपाल के साथ एक शासी परिषद। एक से अधिक राज्यों और एक क्षेत्र के विशिष्ट मुद्दों और आकस्मिकताओं से निपटने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को शामिल करके बनी क्षेत्रीय परिषदें। ठीक है, एक उपाध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक सदस्यों से बना पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा, 2 अंशकालिक सदस्य। ठीक है, इसके बाद उसमें कौन कौन अग्रणी विश्वविद्यालय के हो सकते हैं, कोई अनुसंधान संगठन है या उससे संबंधित संस्थानों से हो सकते हैं, और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार के सचिव के पद के साथ जो प्रशासन का कार्य करता है या सचिवालय हो। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ या अन्य विशेषज्ञ हो सकते हैं इसके सदस्य। प्रधानमंत्री के अध्यक्ष के रूप में समिति में कौन कौन सा उपाध्यक्ष कौन है इसके? अभी जैसे मैंने आपको बताया इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो इनके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। श्री सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर अगर इसमें और देखें कि पदेन सदस्यों में जैसे आप इसमें देखेंगे तो उसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। इसमें देखिए इसको समझते हैं, देखिए इसको इस तरह से पढ़िए। इसके उपाध्यक्ष कौन थे मैंने अभी आपको बताया, वो हैं श्री सुमन बेरी। ठीक है, इसके बाद हम स्पेशल इन्विटीज की बात करें, विशेष आमंत्रित में जो है वो देखेंगे कि इसमें देखेंगे कि उनका नाम प्रधानमंत्री जैसे जिनको अभी रिसेंट में किया है तो नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, वीरेंद्र कुमार, अश्विनी वैष्णव और राव इंद्रजीत सिंह को। ठीक है, यहाँ पर कुछ नाम है कुछ नहीं है तो आप उन्हें नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद इसमें कह सकते हैं जैसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यहाँ पर अमिताभ कांत नहीं है बल्कि आपके ये परमेश्वरन, वो जो हमने बताया परमेश्वरन जो अय्यर हैं वो आपके सीईओ हैं। इसके बाद पूर्णकालिक सदस्यों की यदि बात की जाए तो आप इसमें देखेंगे कि जो पूर्णकालिक जो सदस्य होते हैं उसमें उनके नाम दिए गए हैं कौन कौन से हैं।
देखिए, इसमें आप देखेंगे कि ये तो हमने उपाध्यक्ष और जो इसके सीईओ वो देख लिया और विशेष आमंत्रित भी मेंबर्स देख लिए। और यदि मैं इसको हटा के और मेंबर्स की बात करूं, देखिए यहाँ पर से पदेन सदस्य हो गए। ये आपका क्या है, एक ओल्ड डाटा है, ठीक है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि पदेन सदस्य कौन कौन है। और यदि और अगर मेंबर्स की बात करूँ, जैसे डॉक्टर वी.के. सारस्वत हो गए, प्रोफेसर रमेश चंद्र हो गए, डॉक्टर वी.के. पॉल, ये इनके अन्य सदस्यों में भी आते हैं। शासी परिषद की बात की जाए तो सभी राज्यों, दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, शेष जो यूटीज है उनके उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं सदस्य के रूप में, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो भारत एनडीसी की बात करता है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसके प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारत में विकास के मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श के लिए शीर्ष एक निकाय होता है। यह सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए आर्थिक नीतियों को बनाने के लिए देश के सभी हिस्सों के संतुलित और द्रुत विकास यानी कि तीव्र विकास को सुनिश्चित करने की योजनाओं के समर्थन में राष्ट्र के प्रयासों, संसाधनों को मजबूत करने, उनको जुटाने के लिए 6 अगस्त 1952 को इसको कब 6 अगस्त इम्पोर्टेंट क्या है 1952 और इसका उद्देश्य, ठीक है, उसको स्थापित किया गया। परिषद में प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या उनके स्थान पर आप देख सकते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि या नीति आयोग के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। यह एक संवैधानिकतर और एक गैर सांविधिक निकाय है। मैंने आपको जब पॉलिटी पढ़ाया था तो उसमें आपको संवैधानिक, गैर संवैधानिक और सांविधिक में डिफरेंस बताया था। तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरा हमें बताइएगा इसमें डिफरेंस क्या क्या होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद को एक नज़र में देखते हैं। अगस्त 1952 में सृजन हुआ था, 70 साल पहले ऐसा है। और एजेंसी के कार्यकारी आप देखेंगे नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना, ये देखिए सारी आपकी जो पंचवर्षीय योजना है, 11 पंचवर्षीय योजना, उनके बारे में दिया गया है। ये उनके ईयर्स दिए गए हैं। हमें क्या करना है, जब हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट मॉड्यूल में आएंगे, हर मॉड्यूल में कुछ सब्जेक्ट सेट हैं आपके, तो इस मॉड्यूल में हमने इतना देखा, फिर हम जब और दूसरे तीसरे आगे के जो मॉड्यूल्स में आएंगे तब हम इनको डिटेल में बात करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर क्या है, इनको नजर कर लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में हुई थी, लाई गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 में, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 में, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 में, और क्या कहते हैं इसके बाद देखते हैं रेलिंग योजना 1978 से 1980, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90, बाकी वार्षिक योजना इसमें देखिए 1990 से 92, आठवीं पंचवर्षीय योजना देखिए 92 से 97, नौवीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 में, 11वीं पंचवर्षीय 2007 से 12। देखिए अभी इसको डिटेलिंग नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसका मटेरियल ऑलरेडी आपका जो है वो डिजाइंड है और उसको हम किसी और मॉड्यूल में, जल्दी वो मॉड्यूल आएगा तब उसमें हम सारा कवर करेंगे। लेकिन यदि आपको किसी भी पंचवर्षीय योजना के बारे में पता है कि उसका उद्देश्य क्या था तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें। इससे क्या है, हमें भी पता चलेगा भाई आपकी तैयारी किस हिसाब से चल रही है। और थोड़ा सा सब्र रखना है, इसके बारे में डिटेलिंग हम जल्दी से जल्दी नेक्स्ट टू नेक्स्ट मॉड्यूल में आपको पूरा डिटेल में देंगे। तो घबराना नहीं कि मैडम आपने पूरा नहीं समझाया, इसको पूरा है वो जितना जरूरी है वहां पर समझाएगा। यहाँ पर आप इसको नोट डाउन करिए, एक पेज में स्पेस बनाइए और इसका डिटेलिंग हम इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। देखिए और सारी चीजें आपकी इसमें एक बार चाहे तो आप इसको स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ ताकि आप रिमाइंड कर सके चीज़ों को। क्या क्या पढ़ा आज हमने, सरकारी योजनाओं को पढ़ा पहले, उसमें जितनी भी योजनाएं थी अधिकतर हमने उसको कवर किया। और मॉड्यूल्स आएंगे उसमें और भी लेटेस्ट आपकी योजनाएं जो है कवर होती रहेंगी। हर मॉड्यूल्स में कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद भारत में नगरीकरण, अर्बनाइजेशन इन इंडिया में कितने प्रकार के नगर थे, सारी चीज़ों की बात की। इसके बाद हमने विश्व में नगरीकरण की बात की थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए विश्व में नगरीकरण की बात की थी। इसके बाद हमने क्या यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रिक्स और सार्को को हमने यहाँ पर डिटेल में समझा था कि हालांकि इनके नगरीकृत के देशों की बात की थी लेकिन इसको भी डिटेल में समझा कब कैसे क्या लाया गया था, ठीक है। फिर पंचवर्षीय योजनाओं में हमने इसका देखा नियोजन की जरूरत क्यों पड़ी, कब से शुरू हुआ, जन नियोजन क्या योजना क्या, गांधीवादी, सर्वोदय, आर्थिक कार्यक्रम समिति, बॉम्बे प्लान इत्यादि हमने इसको कवर किया। अब प्लानिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी हमारे देश में, अन्य देशों में क्या स्थिति थी, विकसित देशों में, वो भी इसमें हमने देखा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था वो भी हमने देखा। इसके बाद नियोजन के प्रकार, जैसे सांकेतिक नियोजन क्या होता है, दूसरा आपका रोलिंग नियोजन क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके मुद्दे क्या है, लाभ क्या है, ठीक है। वित्तीय नियोजन इसमें क्या है, भौतिक नियोजन क्या क्या होता है। फिर हमने नीति आयोग जो कि योजना आयोग के जगह पर रिप्लेस किया गया था, उसका फुल फॉर्म क्या था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। कब कब बना ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। हो सकता है मैं आगे मॉड्यूल में रैंडम आपसे पूछ लूँ कि लास्ट मॉड्यूल में हमने ये पढ़ाया था तो बताइए उसका वो आपने क्या पढ़ाया, उससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछ सकती हूँ। तो तैयारी रखिएगा, ऐसी 1-to-1 कॉन्वर्सेशन होता रहेगा आपका और मेरा, ठीक है। ये सब पढ़ा, इसमें पदेन सदस्य इत्यादि हमने नीति आयोग को
को देखा, फिर हमने एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को भी देखा, कब से कब इसका गठन हुआ इत्यादि चीज़ों को हमने पढ़ा और अंत में हमने सारी योजनाओं को कवर किया जिसमें हमने सिर्फ इसका ब्रीफ देखा है। अभी इन डिटेलिंग हम जल्दी ही किसी मॉड्यूल में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। आपके साथ हम थे हैं और हमेशा निरंतर आपकी जो मदद कह सकती हूँ कि जो आपकी एग्जाम के लिए जो सहायता है वो हमेशा उसके लिए आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। बस आपको भी हमारा सहयोग देना है। किस प्रकार से? हमारे कंटेंट को प्रॉपर पढ़ना है, वीडियोस को प्रॉपर देखना है, इनको लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि सब इसका भरपूर लाभ उठा सके आपकी तरह। अपना ध्यान रखिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।